तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मास्टर क्लासेस बाई अनिल सर में। जैसा कि आपने पिछली क्लास में 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम पढ़ा, उसमें हमने काफी कुछ बातें भारत परिषद अधिनियम 1892 की पढ़ ली थी। कुछ बातें करना शेष है, जो अब हम अपनी इस क्लास में उन बातों को डिस्कस करने वाले हैं। तो हमने पिछली क्लास में हमने देखा था कि 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम था, उसमें केंद्रीय विधान परिषद में जो एक्स्ट्रा मेंबर्स थे, उनको लगाने का जो आंकड़ा, जो नया आंकड़ा तय किया, उन्होंने कहा न्यूनतम 10 और अधिकतम 16। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बातें जो मेरे हिसाब से जो थी, वो ये थी कि संसदीय शासन प्रणाली की, भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव इस एक्ट ने डाल दी थी। कैसे डाल दी थी? ये करके इन्होंने ये नींव रखी कि एक तो जो विधायी परिषद थी, इसको कार्यपालिका से प्रश्न पूछने का, चाहे भले ही बहुत ज्यादा प्रश्न, अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया हो, बजट पर संशोधन करने का अधिकार नहीं दिया हो, बजट को लेकर के मतदान करने का अधिकार नहीं दिया हो, लेकिन हाँ, सामान्य जो आप बजट को लेकर सामान्य बहस कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, संशोधन नहीं कर सकते हैं, तो वो तो एक चलो बाद में मिल जाएगा। लेकिन हाँ, शुरुआत तो हो ही गई थी। विधायिका को ये तो मिल ही गया था कि आप कार्यपालिका से प्रश्न पूछ सकते हो। और संसदीय शासन प्रणाली की यही विशेषता होती है कि जो कार्यपालिका है, वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है। और ये उत्तरदायित्व का मतलब ये है कि विधायिका आपसे सवाल जवाब करेगी और आपको उनके सवाल जवाब देने पड़ेंगे। क्योंकि यहाँ जो सवाल हैं, वो आप बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हैं, बहुत ज्यादा आपको अधिकार नहीं है कार्यपालिका को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन फिर भी कुछ मात्रा में तो इसकी शुरुआत तो हो ही गई। तो जब शुरुआत हो ही गई, इसलिए हमने ये कहा कि इस एक्ट ने भारत में संसदीय शासन प्रणाली की नींव रख दी, चाहे भले ही हल्के फुल्के रूप में ही रखी। यहां तक अपनी बात हो चुकी थी। अब हम अपनी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। अब देखो, और इस 1892 के एक्ट में अब अपन इस क्लास में इसका जो शेष हिस्सा जो रह गया था, वो अपन अब पढ़ लेते हैं। देखो, इसमें इन्होंने क्या किया, ये एक और महत्वपूर्ण बात है। इसमें एक शब्द आया हुआ है, प्रतिनिधित्वकारी। हाँ, ये देखो, ये क्या कह रहा है, दोनों को, दोनों को क्या बना दिया इसने, और ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बना दिया भाई। क्या बना दिया इसने? और ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बना दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपकी केंद्रीय विधान परिषद जो थी, फिर आपने देखा 61 के बाद में प्रांतीय विधान परिषदें बनी। तो उसमें अब है ना, अलग अलग जो क्षेत्र, अलग अलग क्षेत्रों के जो लोगों को इस इन विधान परिषदों में स्थान दिया जाने लग गया। तो प्रतिनिधित्वकारी बनाने का मतलब है कि इसमें अब ज्यादा मात्रा में प्रतिनिधित्व मिलने लग गया। अलग अलग क्षेत्र के लोग, कोई जमींदार हैं, कोई अलग अलग हैं, व्यापारी हैं, अलग अलग जो क्षेत्र के लोग थे, उनको इन विधान परिषदों में जगह देनी शुरू कर दी, उनमें इनको प्रतिनिधि बनाना शुरू कर दिया। इसलिए हम कह रहे हैं कि इस एक्ट ने जो भी, चाहे केंद्र की विधान परिषद हो, चाहे प्रांतों की विधान परिषदें हो, उनको और ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बना दिया। तो प्रतिनिधित्व का मतलब है इसमें और ज्यादा प्रतिनिधियों को जगह दी गई, अलग अलग क्षेत्र के प्रतिनिधियों को जगह दी गई। अब हम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि ये अब बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बन गई? इसमें बहुत इसका मतलब बहुत भांत बतीले लोगों को, भांत बतीले लोगों का मतलब अलग अलग क्षेत्र के लोगों को इसमें इसमें इनमें इनमें विधान परिषद में उनको रखा गया, अलग अलग क्षेत्र के लोगों को, ताकि अलग अलग क्षेत्र के लोगों की आवाज है वो विधान परिषद में उठ सके। उनकी जो अलग अलग फील्ड के लोग हैं, उनकी हमें बातें, उनकी समस्याएं हम जान सके, इसलिए इसमें उनको
प्रतिनिधित्व दिया गया। अब देखो, क्या ये मान लें, एक महत्वपूर्ण है इसमें, कि क्या आपसे अगर वो कोई पूछ ले कि 1800, आप ये कह रहे हो कि 1892 का जो परिषद अधिनियम था, इससे प्रतिनिधित्व बढ़ा, इससे क्या बढ़ा, प्रतिनिधित्व बढ़ा, और ज्यादा लोगों को विधान परिषद में और ज्यादा संख्या में लोग पहुंचने शुरू हो गए, तो प्रतिनिधित्व तो बढ़ा। तो अब वो आपसे ये पूछ लेगा कि क्या 1892 के परिषद अधिनियम में सीधे तौर पर क्या चुनाव शब्द का उल्लेख है? उत्तर है नहीं। भारत जो भारत परिषद अधिनियम 1892 है, वो अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी व्यवस्था शुरू करता है, लेकिन कहीं पर भी अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द काम में नहीं लिया हुआ है। हम ये जो 1892 में जो व्यवस्था शुरू हुई ना, उस व्यवस्था को देख करके हम कह रहे हैं कि अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा सिस्टम लागू कर दिया था। चुनाव जैसा, जैसा बोल रहे हैं, चुनाव नहीं। कि इसमें ऐसा नहीं था कि 1892 ने कहा हो कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की हम शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा नहीं था, कहीं भी चुनाव शब्द का उल्लेख नहीं है। हाँ, इस इसमें जो एक व्यवस्था आई ना, उस व्यवस्था अप्रत्यक्ष चुनाव से मिलती जुलती थी। इसलिए हम आमतौर पर यह शब्द काम में ले लेते हैं कि इस कानून से अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी व्यवस्था की शुरुआत हो गई थी। हालांकि अगर आपसे बहुत ज्यादा वो गहराई में एक शब्द को छान छान के पूछे कि क्या अप्रत्यक्ष चुनाव शब्द का ही इसमें यूज हो गया था, तो ध्यान रखना, अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कैसा ही नहीं था, चुनाव नाम ही नहीं था इस कानून में। तो फिर क्या हुआ, इन्होंने कहा कि जो केंद्रीय विधान परिषद है ना, इस केंद्रीय विधान परिषद में जो वायसराय साहब हैं, वो वायसराय साहब जो गैर सरकारी सदस्य लगाएंगे, ये अपन ने पढ़ के आ रहे हैं अपन 1861 से, कि 1861 में ये कहा गया था कि जो भी आप अतिरिक्त सदस्य लगाओगे, उन अतिरिक्त सदस्यों में, अब ये मैं बार बार पीछे वाला क्यों लेके जा रहा हूं, कि जिन लोगों ने केवल पढ़ा फिर ढंग से उनका रिवीजन नहीं किया ना, तो उनके वो फिर जैसे ये बात आती है उनको लगता है यार ये तो भूल गए, तो उनके थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा, और अगर उनको लगता है ये तो मैं तो बहुत भूल रहा हूं, तो उसको फिर बार बार रिवाइज करना चाहिए जो पढ़ाया हुआ है उसको। तो देखो, अपन ने क्या पढ़ा 1861 में, कि जो एक्स्ट्रा मेंबर लगाए जा रहे हैं उनमें आधे मेंबर कौन होंगे, गैर सरकारी सदस्य, पढ़ के आए हैं। तो जो आधे मेंबर जो गैर सरकारी सदस्य होंगे, वो हमने ये भी पढ़ा था, वो भारतीयों को प्रवेश दिलाने का एक तरीका था, कि भारतीयों को कैसे लाया जाए, तो उन्होंने कहा गैर सरकारी सदस्य के रूप में लिया हो। तो हमने ये भी पढ़ा था 1861 में। अब देखो आपके पास है ना, ये चैट वाला ऑप्शन है ना, वो मैंने खोल रखा है। तो क्या कोई ये बता सकता है कि 1861 में कितने लोग थे, कितने भारतीयों को विधान परिषद में स्थान दिया? कोई भी बता सकता है क्या? चैट वाला ऑप्शन मैंने खोल रखा है। कोई बता सकता है क्या कि 1861 में जब रास्ता खुल गया भारतीयों को लाने का, तो कितने लोग थे, कितने भारतीय थे जिनको सबसे पहली बार विधान परिषद में जगह दी गई? कोई बताना चाहे कितने, आप तो संख्या बता दो कि सर इतने थे। क्या हुआ, मैंने तो मेरी तरफ से तो चैट वाला तो ओपन कर रखा है। तो आपको ध्यान नहीं है 1861 में कितने भारतीयों को एंट्री मिली थी? केवल संख्या बतानी है। मैं तो नाम भी नहीं पूछ रहा, जबकि मैंने नाम बताए थे। कितनों को मिली थी भाई 1861 से?
तो ऐसे तो आप याद करो, ये ऐसे कैसे पार पड़ेगी फिर। चलो आगे बढ़ाते हैं फिर। तो ध्यान देना, अपन ने कहा था 1861 का जो कानून था उसके तहत वायसराय ने 3 भारतीयों को लगाया था। अब नाम आप देख लेना, वही सर दिनकर राव, पटियाला के महाराजा, और बनारस के राजा, एक नरेंद्र, एक और क्या नाम था वो, किनके थे वो, बनारस का था उनका। ये इन तीनों के मैंने कहा था आप नाम याद कर लेना पक्के पक्के, क्योंकि ये बहुत बार है ना, इनमें इनसे पूछ भी लिया जाता है, तो ध्यान रखना है। एक था देवनारायण सिंह, एक क्या था, देवनारायण सिंह। तो ये तीन नाम, तीन शख्सियत थी जिनको 1861 के कानून से वायस राय ने इनको कहाँ जगह दी थी, आपके उसमें शामिल किया था विधान परिषद में। ठीक है। अब देखो, ये गैर सरकारी वाली जो व्यवस्था थी, तो अब वायसराय क्या करेगा, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में लगाएगा। तो जो गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उस टाइम जो वायसराय ने 3 लोगों को लगाया था, तो क्या इलेक्शन, पहले इलेक्शन हुए थे क्या, कि भाई पहले इलेक्शन करते हैं इन 3 लोगों को छांटने के लिए, फिर इन इन जो भी मान लो सीटें 3 कर दी, इलेक्शन करवाए गए, जो 3 लोग चुन करके आए उसको फिर विधान परिषद में बिठा दिया, क्या ऐसा किया था क्या, नहीं। वायस राय ने अपने जचने के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से उनको लगा कि ये फलाने 3 आदमी ठीक है, उनको विधान परिषद में बिठा दिया, यही था मनोनयन। तो चुनाव तो करवाया ही नहीं था, उनको लगा ये आदमी ठीक है, ये हमारे जर्ब जोग का आदमी है, तो इसको हम लगा देते हैं, ये ठीक रहेंगे, हमारे लिए शिद्दत नहीं करेंगे, ये ठीक है लगा दें। इलेक्शन में तो क्या है, इलेक्शन में तो कोई हो सकता है कि आपके जर्ब का नहीं हो, जनता अपनी पसंद के हिसाब से चुने, और फिर आप उसको, आपको लगाना पड़े कि वो निर्वाचित हो जाता है। तो वहां हमने क्या देखा था कि जो 3 लोग थे वो वायस राय ने अपनी मनमर्जी से 3 लोग चुने थे, अपनी मनमर्जी से चुने थे। अब 1892 में क्या हुआ, तो यहाँ क्या मनमर्जी बंद हो गई, ठीक है, कि वायसराय जो गैर सरकारी सदस्य लगा रहा था, तो उनको लगाते वक्त वो अपने मन मुताबिक आदमियों को नहीं चुन सकता था क्या, या अपनी मनमर्जी से नहीं चुन सकता था क्या। देखो थोड़ा सा चेंज आया है, ध्यान से सुनना। अब क्या किया जा रहा है, जो प्रांतीय विधान परिषद है ना, प्रांतीय विधान परिषद, जहां मैं ये हाईलाइट कर रहा हूं वहां आपको ज्यादा ध्यान देना है। प्रांतीय विधान परिषद और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, ये जो संस्थाएं हैं, ये जो संस्था है, ये संस्था सिफारिश करेगी और फिर वो आगे लेटर जारी करेगा इनको लगाने का। तो अब आपके समझ में आ रहा है क्या, आपको ये समझ, इसलिए हम अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कौन सी होती है, सबसे पहले तो थोड़ा सा एक लाइन में देख लो। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का मतलब है जिसमें जनता ने स्वयं ने अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुना है। यानी कि आप जैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं, तो राज्यसभा के मेंबर्स का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि उनके चुनाव में क्या आम जनता भाग लेती है क्या, नहीं लेती। उनके चुनाव में तो विधानसभा के मेंबर भाग लेते हैं, तो वो क्या हो गया, अप्रत्यक्ष, यानी कि सीधे जनता का वोट नहीं पड़ा, जबकि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के वोट से वो लोग बने। तो यहां देखो, यहां क्या हो रहा है, क्या जनता ने इन लोगों को चुना है क्या, जनता का तो कहीं नाम ही नहीं है अभी तक। ध्यान रखना, अभी तक वोट का अधिकार आम आदमी को नहीं मिला है। इसीलिए तो हम पढ़ रहे हैं संवैधानिक विकास क्रम की, कैसे धीरे धीरे संवैधानिक चीजें बदली, कैसे धीरे धीरे मतलब चीजें और कैसे लोगों के अधिकार बढ़े। यही तो विकास क्रम है, कैसे हम संविधान की ओर बढ़ रहे हैं। तो अब तक है ना, जनता के पास वोट का अधिकार नहीं आया है। अब जो ये आपके विधायी परिषद में जो लोग जा रहे हैं ना गैर सरकारी सदस्य के रूप में, ये जो गैर सरकारी सदस्यों को चुन कौन रहा है, क्या आम जनता चुन रही है क्या। अगर आम जनता चुनती तो हम कहते कि साहब ये तो प्रत्यक्ष इलेक्शन है, ये तो डायरेक्ट इलेक्शन है, प्रत्यक्ष चुनाव है। लेकिन यहां तो आम जनता ने तो चुना ही नहीं, तो क्या ये माने कि अप्रत्यक्ष में क्या होता है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा और अपने प्रतिनिधि चुने जाएं, यानी कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा
अपने ऊपर और नए प्रतिनिधियों का चयन किया जाए तो उसे कहते हैं अप्रत्यक्ष, यानी सीधे जनता ने भाग नहीं लिया है, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि वहां वोटर बन करके भाग ले रहे हैं। ये होता है सीधा सिंपल मतलब। यहां क्या हो रहा है, हम इसको अप्रत्यक्ष क्यों बोल रहे हैं? अप्रत्यक्ष इसलिए बोल रहे हैं, इसमें जनता तो है ही नहीं, लेकिन फिर भी चुनाव जैसा तो है, फिर भी कुछ कुछ चुनाव जैसा तो है। तो कुछ कुछ चुनाव जैसा कैसे है? ये क्या कह रहा है कि जो आप गैर सरकारी सदस्य अब जो मनोनीत कर रहा था वायसराय, वो किन आदमियों को मनोनीत कर रहा था? उन आदमियों को मनोनीत कर रहा था जिनके नामों को चुना था, जिन आदमियों को प्रांतीय विधान परिषद ने चुना और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने जिन लोगों को चुना, उन लोगों को ये मनोनीत करता था। बात समझ में आ गई है? केंद्रीय विधान परिषद में वायसराय अब गैर सरकारी सदस्यों के रूप में किन लोगों को चुनता था, किन लोगों को मनोनीत करता था? ये गैर सरकारी सदस्यों के रूप में, ध्यान से सुन लेना, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में वायसराय उन लोगों को मनोनीत करता था जो लोग प्रांतों की विधान परिषदों के द्वारा चुन करके आए हों और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा चुन करके आए हों। जो इन दोनों जगहों से प्रांतों की विधान परिषद ने जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है और बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स ने जिन व्यक्तियों के नामों की सिफारिश की है, उन्हीं नामों को ये वायसराय मनोनीत करता था, अपनी मनमर्जी नहीं चलाता था। ये जिन नामों को भेजते थे, मान लो प्रांतीय विधान परिषद ने ABC तीन नाम चुन करके भेजे, कि जैसे बंबई की प्रांतीय विधान परिषद ने भेज दिया ए नाम के एक व्यक्ति का नाम, इन्होंने फाइनल करके भेज दिया कि हमारी तरफ से तो ये आदमी है, आप इसको मनोनीत कर दो। मद्रास की जो विधान परिषद थी उसने मान लो बी नाम के व्यक्ति को चुन लिया कि हमारे में से बी नाम का व्यक्ति हमारा असली प्रतिनिधि है, ये हमारा प्रतिनिधि बिल्कुल ठीक है, आप इसको मनोनीत कर दो, तो बी। मान लो मद्रास के बाद में कोई और आ गई हो, उड़ीसा आ गई हो, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत आ गया हो, तो इन्होंने मान लो सी को डी को ऐसे ही अपने अपने प्रतिनिधि चुनते थे, और जो ये चुन के भेजते थे उनको फिर वायसराय टिका देता था। कहां पर? केंद्रीय विधान परिषद में। तो अब देखो, बीच में एक पड़ाव आ गया ना अप्रत्यक्ष की तरह, कि वायसराय कहाँ बिठा रहा है? केंद्रीय विधान परिषद में। तो क्या वायसराय जिन लोगों को बिठा रहा है वो सीधे जनता ने सिलेक्ट किए क्या? नहीं। अगर सीधे जनता ने सिलेक्ट किए होते तो प्रत्यक्ष चुनाव जैसा हो जाता। अब बीच में एक और पड़ाव आ गया, एक और बीच में बाधा आ गई। कैसे? कि ये जो आदमी है ये कहाँ से आ रहे हैं? विधान परिषद से, या फिर बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स की संस्था से वो चुन के भेज रही है। ये बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स क्या है? ये व्यापारी जमींदार लोगों का एक ग्रुप था, एक संस्था थी, जो व्यापार व्यापार एक संगठन था, व्यापारियों का, जमींदारों का, पैसे वालों का, मान लो मोटे तौर पर पैसे वालों का था ये। तो ये लोग अपना नाम भेज देते थे कि फलाना फलाना आदमी है, वो हमारी तरफ से हमारा प्रतिनिधि है, उनको आप लगा दो। तो फिर वायसराय इनको लगा देता। तो ये बिल्कुल अप्रत्यक्ष जैसा हो गया, जनता का भी कोई लेना देना नहीं है ना। इसलिए हमने कहा इस कानून से अप्रत्यक्ष चुनाव जैसी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। हालांकि चुनाव शब्द कहीं नहीं है, ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब देखो, अब इसमें और क्या क्या खास बात है। हाँ, अब देखो, ये क्या कह रहा है, ऐसे ही प्रांतीय विधान परिषदों में, ध्यान दे लेना भाई।
ये क्या कह रहा है कि जैसे केंद्रीय विधान परिषद में जो गैर सरकारी सदस्य लगाता था वायसराय, वो कहाँ से चुन करके आ रहे थे? वो चुन के आ रहे थे प्रांतीय विधान परिषद से और बंगाल के चेंबर ऑफ कॉमर्स से आ रहे थे। दो जगह से चुन करके आ रहे थे। एक तो विधान परिषदें अपने अपने व्यक्तियों के नाम चुन करके भेज रही थी, और दूसरा बंगाल का चेंबर ऑफ कॉमर्स भेज रहा था। ये बात तो केंद्रीय विधान परिषद के जो गैर सरकारी तो आ रहे हैं इन जगहों से, इन दो जगहों से आ रहे हैं। लेकिन तो प्रांतों में भी तो अब विधान परिषदें बन गई हैं 1861 के बाद में। तो वहां पर भी तो गैर सरकारी सदस्य लगेंगे। तो वहां गैर सरकारी सदस्य कैसे लगेंगे? तो ये कह रहा है कि वहां गैर सरकारी सदस्य, प्रांत में गवर्नर होता है, ये बात भी क्लियर है, ठीक है। गवर्नर लगाएगा। तो गवर्नर जो गैर सरकारी सदस्य प्रांत में लगाएगा, उनको कौन, उनके नामों की सिफारिश कौन करेगा, उन व्यक्तियों को कौन सिलेक्ट करेगा, उनका चयन कौन करेगा? तो इन्होंने कह दिया कि जो गवर्नर प्रांतों में जो गैर सरकारी सदस्य लगाएंगे विधान परिषद में, वो किन किन एरियाज से चुन करके आने हैं, या किन किन एरियाज के व्यक्तियों को लगाया जाएगा। देखो, उस प्रांत के जो जिला बोर्ड है ना, उस प्रांत में जो जिले में जो बोर्ड होते हैं ना, उन बोर्ड के आदमियों को इसमें लगाना है। एक तो जिला बोर्ड से, एक नगर पालिका से, विश्वविद्यालयों के जो प्रोफेसर हैं उनको भी आप प्रांतों में लगाओगे, और व्यापार संघ, जो व्यापारियों के संगठन है, जमींदार, उनके आदमी, चेंबर ऑफ कॉमर्स। यानी कि ये आपके प्रांत में जो जिला बोर्ड है, जो नगर पालिकाएं काम कर रही हैं, जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो विश्वविद्यालय हैं, जो व्यापारियों के संगठन हैं, जो जमींदारों के जो संगठन है, और जो चेंबर ऑफ कॉमर्स जो आपके राज्य में प्रांत में काम करता है, इन अलग अलग संगठनों के, इन संस्थाओं के, इन स्थानीय निकायों के द्वारा जो भी आदमी चुन करके भेजे जाएंगे, उनको गवर्नर कहाँ लगाएगा? प्रांतीय विधान परिषद में। तो अब ये देखो, केंद्रीय विधान परिषद में भी अप्रत्यक्ष चुनाव जैसा सिस्टम शुरू हो रहा है, और प्रांतीय विधान परिषद में भी अप्रत्यक्ष जैसा ही सिस्टम हो रहा है। यहाँ लोग तो आ रहे हैं अलग अलग क्षेत्र से, जैसे जिला बोर्ड है, तो जिले बोर्डों से एक एक दो दो आदमी उठा लिए, ताकि जिला बोर्ड का प्रतिनिधित्व मिल जाए। नगर पालिका की भी तो बात पहुंचनी चाहिए विधायी परिषद में। तो नगर पालिका से भी एक दो दो आदमी इसमें शामिल कर लिए। विश्वविद्यालय से, कि विश्वविद्यालयों की समस्याएं क्या है, पढ़ाई लिखाई में क्या सुधार करना चाहिए, तो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर को भी लगाना शुरू कर दिया। व्यापारियों की बात रखने के लिए व्यापारियों का भी तो प्रतिनिधि होना चाहिए, तो व्यापारी संघों से आदमी इसमें लगाना शुरू कर दिया। जमींदारों की बात रखने के लिए जमींदारों से लेना शुरू कर दिया। चेंबर ऑफ कॉमर्स, इसमें भी जो बिजनेसमैन लोगों का ये एक ग्रुप था, समूह होता था, तो इससे भी उन्होंने प्रतिनिधि लेने शुरू कर दिए। तो आपको नहीं लगता है यही तो बात अब अपन करके आए हैं? यही तो बात अपन करके आए हैं कि भाई जो ये जो आपका 1892 का जो एक्ट था, इसने बहुत ज्यादा मतलब प्रतिनिधित्व दिया लोगों को, बहुत ज्यादा बड़ी मात्रा में प्रतिनिधित्व दिया। यही तो प्रतिनिधित्व है कि अलग अलग संस्थाओं के, अलग अलग कार्य क्षेत्र के, अलग अलग जो काम करने वाले लोग हैं, उन सबको अब विधायी परिषद में जगह दी जा रही है। कोई जिला बोर्ड से आ रहा है, कोई नगर पालिका से आ रहा है, इसका मतलब अलग अलग जो कार्य क्षेत्र के लोग हैं, विद्वान लोगों को भी इसमें शामिल किया जा रहा है। नगर पालिका के लोग आ रहे हैं, जमींदार आ रहे हैं, पूंजीपति आ रहे हैं, व्यापारी आ रहे हैं, सारे अलग अलग जो समाज के अलग अलग जो तबके हैं, तबके तो क्या बोलेंगे, यहाँ बोलेंगे समाज में जो अलग अलग काम करने वाले जो लोग हैं, उन उन लोगों के जो संगठन हैं, जो संस्थाएं हैं, उनसे इन इन जो आपके विधान परिषद हैं, चाहे वो प्रांत हो, और इन प्रांतीय विधान परिषदों में उनको स्थान दिया जा रहा है। इसलिए हमने ये कहा था कि 1892 का जो कानून था, उसने बहुत ज्यादा लोगों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया। वो प्रतिनिधित्वकारी व्यवस्था प्रदान करने वाला कानून था। चाहे वो केंद्र के लेवल पर परिषदें हो, चाहे प्रांत के लेवल पर परिषदें हो, उनको बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बनाने का काम, उसमें बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्व देने का काम इसने किया था। इसलिए जो अपना वो पहला पॉइंट था, वो इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद में अब क्लियर हो गया, वरना अपन पहले ही रट्टा मार लेते
कि इसने है ना दोनों परिषदों को बहुत ज्यादा प्रतिनिधित्वकारी बनाया। तो अब बात फिर दिमाग में वही कीड़ा था, ये प्रतिनिधित्वकारी कैसे बनाया? क्या इसने बहुत ज्यादा संख्या में लोगों को अपने जगह स्थान दिया क्या, अपने में शामिल किया क्या, या अलग अलग क्षेत्र के लोगों को शामिल किया? अब ये जो एच और आई वाला जो पॉइंट है, जैसे ही हमने क्लियर किया, अब हमने दिमाग में फिट बैठ गया, हाँ कि भाई समझ में तो आ गया, अलग अलग क्षेत्र के लोग हैं वो विधान परिषदों में शामिल किए जा रहे हैं, इसका मतलब प्रतिनिधित्व तो बढ़ा दिया है। ठीक है। देखो जे जे प्रतिनिधि शासन, तो प्रतिनिधि शासन शुरू हो गया। अब क्या है, जो अलग अलग फील्ड के, जो अलग अलग फील्ड से, जो अलग अलग क्षेत्रों से जो लोग चुन करके आ रहे हैं, अब वो शासन में भाग लेंगे। तो ये प्रतिनिधि शासन ही तो है। डेमोक्रेसी क्या है? प्रतिनिधि शासन ही तो है, जहां हम जिन लोगों को चुनते हैं वो सरकार बनाते हैं, वो हमारे लिए रूल बनाते हैं, वो हमारे लिए कानून बनाते हैं। इसका मतलब जो शासन है वो कौन चला रहे हैं? क्या सारी जनता सीधे भाग ले रही है कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं? तो डेमोक्रेसी में हम क्या देखते हैं? प्रतिनिधि तो शासन है, हम कुछ लोगों को चुनते हैं, वो लोग फिर सरकार बनाते हैं, और सरकार फिर हमारे जो समाज के लिए, देश के लिए कानून बनाते हैं, नियम बनाते हैं, व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं। यही होता है। तो यहां पर भी आप देखो, यहां पर भी अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिनिधि जा रहे हैं, और वो प्रतिनिधि फिर शासन में, प्रशासन में भाग लेंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि प्रतिनिधि शासन शुरू हो गया है यहां से। यहां से क्या शुरू हो गया है? प्रतिनिधि शासन शुरू हो गया है। बस समस्या इतनी है कि इन प्रतिनिधियों को चुनने में अभी जनता भाग नहीं ले रही है। अभी कौन भाग नहीं ले रहा? केवल जनता भाग। आगे की क्लास अब अगले वीडियो में होगी, लेकिन आपके लिए एक ज़रूरी सूचना है। इन क्लासेज की पीडीएफ फाइल प्राप्त करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए आपके स्क्रीन पर जो नंबर शो हो रहे हैं उन पर, या डिस्क्रिप्शन में जो मोबाइल नंबर हैं उन पर आप अपनी डिटेल्स व्हाट्सएप नंबर सहित भेज सकते हैं, ताकि आपको जल्द से जल्द व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप से जोड़ करके पीडीएफ फाइल उपलब्ध करवाई जा सके।